हमने देखा था विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को कि किस प्रकार से वो कार्य करता है। विद्युत आवेश के आगे की जो हेडिंग है, विद्युत आवेश तो हमने देख लिया, उसके आगे की हेडिंग है विद्युत आवेश का संरक्षण। विद्युत आवेश का संरक्षण, विद्युत आवेश का संरक्षण, विद्युत आवेश का संरक्षण। तो संरक्षण का मतलब होता है किसी चीज़ को संरक्षित करना। मतलब अगर किसी भी भाषा के पीछे अगर क्या लग जाए, संरक्षण वर्ड लग जाए, ये आ जाए, तो हमेशा ध्यान रखना है कि वो चीज़ की बात जो हम उसमें भाषा डालेंगे अपनी तरफ से, वो यही सबसे अच्छी बेहतर है कि विद्युत आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि एक अवस्था से, एक रूप से, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। ये बात हम करेंगे, ठीक। तो इसको संरक्षण को कंजर्वेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ अ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ अ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ अ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये यहाँ पर ये बात होती है इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ अ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो विद्युत आवेश का संरक्षण मतलब हम समझ गए ना कि एक आवेश को ना, किसी आवेश को ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। ये संरक्षण नियम था। फिर अब हम आगे बात करते हैं कि थोड़ी सी बात करते हैं धारा के लिए, थोड़ी सी बात हम करते हैं यहाँ पर धारा के लिए। इसको मिटाते हैं, भाषा लिख लीजिएगा आप। इस वजह से हमने ये डाला क्योंकि पता चल जाए कि ये हेडिंग भी है एक और। कूलॉम ने जो नियम दिया था, कूलॉम, तो वो किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा पहले हम वो पढ़ेंगे, बाद में दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए कूलॉम का नियम देखेंगे। तो धारा का फार्मूला जो होता है, विद्युत धारा का जो फार्मूला होता है, विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का, ये होता है आवेश बटे समय, मतलब चार्ज अपॉन में टाइम। चार्ज कैसा चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन में टाइम। इसको हम लिखेंगे I बराबर, आवेश को लिखेंगे Q से और इसको लिखेंगे T से। I इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो धारा की अगर डिफिनेशन की बात करें तो क्या होती है कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। कितने समय में कितना आवेश, यानी कितने टाइम में कितना चार्ज क्या हो रहा है, मतलब फ्लो कर रहा है, प्रवाहित हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? करंट कहते हैं, विद्युत धारा। अगर विद्युत धारा के मात्रक की हम बात करें तो क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर। और एम्पियर है क्या? एम्पियर जो 7 मूल मात्रक और मूल राशियां हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल क्वांटिटी विद्युत धारा, फंडामेंटल जो तुम्हारा यूनिट हुआ यानी मूल राशि, ये हुई विद्युत धारा, और तुम्हारा मात्रक एम्पियर क्या हुआ? फंडामेंटल यूनिट हुआ, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पर है। दूसरी चीज़ यहाँ से अगर हम बात करें तो आवेश को कूलाम में नापते हैं और समय को टी में नापते, वो सेकंड में नापते हैं, समय को सेकंड में नापते हैं। एक ये मात्रक भी लिख सकते हैं, एक ये भी लिख सकते हैं, कूलाम सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, डैश लगाइए, कूलाम सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम चार्ज का फार्मूला निकाल लेंगे, तो अभी तक एम्पियर ने दिया था, अब कूलाम की बात करें तो यहाँ से अगर हम चार्ज का फार्मूला निकाल लें, I इंटू टी लिख दें, I क्यों बराबर आई टी को इधर मल्टीप्लाई में भेज दें, तो क्यों यानी आवेश बराबर, इसका मात्रक होता है एम्पियर, इसका होता है सेकंड, एम्पियर सेकंड, यानी AS लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? AS, एम्पियर
सेकेंड लिख सकते हैं, या इसका मात्रक हम लोग क्यों का कूलाम भी लिख सकते हैं, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कूलॉम भी लिख सकते हैं, कूलॉम जिसको पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, तो इस तरीके से इतनी बात हम कर सकते हैं। अब ये क्या है कि हमारे पास आई बराबर क्यू अपॉन टी एक फार्मूला इस तरीके से आया, और ये हमने देखा कूलाम के लिए इस मामला। अगर करंट क्या है 1 एम्पियर की उसमें करंट फ्लो हो रहा है कि धारा बह रही है 1 सेकंड में, तो उसी को एक क्या कहते हैं, 1 कूलाम कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 कूलाम। 1 कूलाम की डिफिनेशन शायद से समझ में आई होगी, आप भाषा पढ़ लीजिएगा, नहीं तो बताइएगा, हम जो है आपको फिर से लिखवा देंगे, भाषा भी लिखवा देंगे। क्यों यानी आवेश। अब 1 कूलाम की डिफिनेशन क्या है कि 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में फ्लो करेगा, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में प्रवाहित होगी, तो उसको क्या कहते हैं, 1 कूलाम आवेश कहते हैं। बताइए सब लोग। ठीक, तो ये कहते हैं इसको, तो ये बात हुई। दूसरी बात आता है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, अब इसमें एक और बात आती है जिसको हम यहाँ पर पूरा करेंगे। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। तो इस बेसिकली इसमें यही है कि इलेक्ट्रॉन को आधा नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है या तो 1 ई का, या तो क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या तो 3 इलेक्ट्रॉन को बराबर। ये मतलब इसको हाफ नहीं कर सकते, इसको रेशनल नंबर में नहीं लिख सकते, पूरा का पूरा हमको आवेश लिखना पड़ेगा। ठीक, फिर बात आती है कि इसका लिए एक फार्मूला होता है, क्यू बराबर, फार्मूला बनाते हैं एन ई माइनस। एन की जगह क्या है, एन एक पूर्णांक है यानी इंटीजर है, जिसकी जगह हम ले सकते हैं पूरे अंक, यानी 1 2 3 और 4 इस तरीके से डॉट डॉट एंड सो ऑन करते चले जाएंगे। मतलब क्या, अगर यहाँ 1 रखेंगे तो क्यू बराबर 1 इलेक्ट्रॉन, क्यू बराबर 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से फार्मूला ये होता है क्यू इक्वल्स टू एन ई का, क्वांटीकरण का। फिर बात आती है इसकी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना चार्ज होता है, तो इस पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है नेगेटिव, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। 1.6 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 19, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ये होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। अगर हम क्वेश्चन बनाएं और आपसे पूछें कि यदि इफ़ n इक्वल्स टू 2, मतलब यदि किसी धातु पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उस पर चार्ज बताइए, तो यहाँ 2 रखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 दूना 32, 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम आवेश आ जाएगा। समझ में आ रही होगी बात शायद से। दूसरी बात क्या है कि हमने जो ये आवेश का क्वांटीकरण का फार्मूला पढ़ा और हमने जो विद्युत धारा का फार्मूला पढ़ा है, उसमें से जो हमने ये वाला फार्मूला निकाला था कूलाम के लिए, तो ये दोनों अगर हम देख लें तो क्यू बराबर आई इंटू टी और ये क्यू बराबर एन ई, इनको इक्वेशन मान के, फर्स्ट सेकंड इसको इक्वेशन मान के अगर क्या कर दें, बराबर कर दें, क्या कर दें, बराबर कर दें, तो ये फार्मूला एक नया फार्मूला बन जाएगा। आई टी इक्वल्स टू एन ई, क्या बन जाएगा फार्मूला, आई टी इक्वल्स टू एन ई बन जाएगा। आई टी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, एन ई बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि आई टी इक्वल्स टू एन ई फार्मूला बना। यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि अगर आवेश ना कहते हुए वो बात करंट में करेगा, करंट अगर पूछ ले तो ये फार्मूला, 2 चीज़ें दी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ ले तो ये फार्मूला लगा सकते हैं। अगर, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, इसका मान नहीं बदलेगा। और ये कैसा होता है, हमने बताया अभी आपको कि इलेक्ट्रॉन का मान होता है ऋणात्मक, मतलब इसके आगे हम क्या लगा लेंगे, माइनस। लेकिन माइनस लगाने की कोई खास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उसका मान हम लोग जब लेते हैं तो माइनस लेते हैं, प्रोटॉन को प्लस लेते हैं। ठीक, तो 1.6 इंटू 10 के बाद -19, तो इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट हुआ, जिसका मान तय है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पूछे हैं, अब वहाँ हमको ई को बटे में भेज दिया तो आई टी अपॉन में ई आया। इसका मतलब ये हुआ कि करंट दिया हो, समय दिया हो, तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। यदि किसी धातु में 2 एम्पियर की धारा किसी चालक में बह रही है
3 सेकंड में, तो उसके हिसाब से हम n निकाल लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे हम I भी निकाल लेंगे, NE अपॉन में T को भेज देंगे, इसको T में भेज देंगे बटे में I भी निकाल लेंगे। इससे हम T का मान भी निकाल लेंगे, T तो I को उधर भेज दिया, NE अपॉन में I कर दिया तो निकल आएगा। तो कई फार्मूले इससे बना सकते हैं जो कि अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं ज़्यादातर, ठीक। मोस्टली ये फार्मूले देखने को मिलते हैं, क्योंकि सिंपल सा इतना सरल नहीं पूछता है वो, ना ही इतना सरल पूछता है, थोड़ा सा घुमा के पूछेगा कि यदि किसी धातु पर इतने इलेक्ट्रॉन हैं किसी धातु में और इतने सेकंड में वो बह रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं, तो धारा बताइए। तो इस तरीके से फार्मूले हम लोग लगाएंगे, देखेंगे, ठीक। तो ये हमने आवेश का क्वांटीकरण देखा, आवेश का संरक्षण देखा और कूलाम की डिफिनीशन और कूलाम के नियम को किस तरीके से कूलाम ने डिफाइन किया था। एम्पियर ने दिया था अपना फार्मूला, एम्पियर के फार्मूले से इन्होंने अपना हाथ साफ कर लिया और उसी को फार्मूले को ऊपर नीचे करते हुए इन्होंने थोड़ी बातें समझाई। लेकिन जितना आसान हम लोग पढ़ते हैं देखते हैं उतना आसान होता नहीं है, लेकिन एक सिंपल सा देखें तो इन्होंने देखिए बहुत ज़्यादा हेल्प इनको इस फार्मूले से, एम्पियर के फार्मूले से मिली, क्योंकि मात्रक एम्पियर था, करंट का मात्रक एम्पियर था, ठीक। तो आवेश जो है वो करंट कितना फ्लो हो रहा है कितने समय में, तो उसको आवेश हम निकाल सकते हैं उसकी मदद से, ठीक। तो क्यू का फार्मूला ये भी है कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता हो मतलब तो हम निकाल सकते हैं आवेश को। तो ये देखा, आवेश पर चार्ज देखा, नेगेटिव होता है, कितना चार्ज होता है, किसका होता है, नेगेटिव होता है ये चार्ज, ठीक। और प्रोटॉन पर प्लस का होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब हम जो देखेंगे वो क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखने जा रहे हैं दो स्थिर बिंदु आवेशों के कारण कूलाम का नियम। ये तो किसी भी पॉइंट का था, अब दो बिंदु अगर हैं, दो पॉइंट हैं एक दूसरे पर, ये क्या करेंगे, कितना फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपल करेंगे, किस प्रकार से रिपल करेंगे, किस प्रकार से अट्रैक्ट करेंगे, कितना फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच, हम लोग ये देखेंगे। फिलहाल के लिए आप इसको नोट कर लीजिए। हम देख रहे हैं कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम के लिए जो दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए कूलाम का नियम कूलाम ने दिया था, दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए, तो कूलाम का नियम हम सिंपल लिख रहे हैं, कूलाम का नियम, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ हम देख रहे हैं कूलाम का नियम। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच के लिए, दो पॉइंट हैं उनके बीच के लिए, पॉइंट चार्ज हैं। माना अब देखो ये एक आवेश है, ये एक आवेश है, अब इनके बीच कुछ दूरी होगी, कुछ भी r रेडियस मानते हैं, ठीक। ये कोई चार्ज है Q1 Q2, तो अगर हम पूछें आपसे कि ये एक चार्ज है, माना इतना बड़ा है एक चार्ज, ठीक, ये इतना बड़ा एक चार्ज है, इनके बीच की दूरी है 1 मीटर, तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, या एक इतना ही सेम साइज़ मान लेते हैं, एक बार सेम साइज़ मानते हैं, एक इतना बड़ा चार्ज है, दूसरा इतना बड़ा चार्ज है, और दूरी मान लेते हैं 2 मीटर फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक। फिर क्या है कि चार्ज बड़ा है और ये चार्ज भी बड़ा है, लेकिन दूरी कितनी है 3 मीटर। अब किस में ज़्यादा फोर्स लगेगा, या हम एक और मान लेते हैं, ये एक चार्ज है, ठीक, बड़ा है थोड़ा, इससे डबल है, ठीक, और दूरी कितनी है, इसमें दूरी है 1.5 मीटर की, कितनी है 1.5 मीटर की, ठीक। बात अब ये है कि आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि जब आवेश छोटा है, दूरी करीब है तो फोर्स लग रहा, जब आवेश बड़ा है, दूरी भी ज़्यादा है, तो मतलब एक उसका सिस्टम जो है अंतर है, लगभग ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, दूरी कम है, आवेश इसके क्या है डबल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ज़्यादा लगेगा फोर्स। अब ये बात आती है कि यानी हमको पता चला, ये एग्जाम्पल इस वजह से है जिससे कि हमको इससे पता चल पा रहा है कि क्या है कि वहाँ पर कितना बड़ा आवेश है और कितनी ज़्यादा दूरी है, कितना बड़ा आवेश है, कितनी ज़्यादा दूरी। माना एक बहुत बड़ा आवेश हमने लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसको रख दिया जाके अमेरिका में, तो क्या वो बल लगाएगा, वो क्या ही बल लगाएगा। मतलब क्या होना चाहिए कि अगर आवेश बड़ा है तो दूरी कम से कम इतनी हो कि वो कुछ तो बल लगा, दूरी अगर बहुत ही ज़्यादा है, बड़ा आवेश लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। यानी यहाँ से हमको ये पता चला कि एक तो दूरी यानी डिस्टेंस जो है वो निर्भर करती है r, और दूसरा क्या है कि आवेश यानी चार्ज जो है उसकी क्वांटिटी यानी आवेश की मात्रा जो है, आवेश की मात्रा यानी चार्ज की जो क्वांटिटी है वो
जितना भी है चार्ज और जितनी दूरी है यानी डिस्टेंस कितनी है, ये दो चीज़ें इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, यहाँ से हम समझ सकते हैं। ठीक, तो हम बात करते हैं कि जो है एक Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश है, बीच की दूरी है r। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं फोर्स की, बल की, तो हम मानते हैं कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के, कि आवेश की जो मात्रा है उनके जो मल्टीप्लिकेशन यानी उनके गुणनफल के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होता है। इस सिंबल को, जो ये सिंबल बना है इस तरीके का, इसको क्या कहते हैं, समानुपाती। इसको क्या कहते हैं, समानुपाती। मतलब जल्दी में बनाइए चाहे जैसे, लेकिन एक दो बात तो कम से कम जो है पता होना चाहिए कि किस तरीके से बनता है। ठीक, तो ये समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो F है, जो क्या है, F है, वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² के। ये दो बात यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको बनाते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको बनाते हैं सेकंड इक्वेशन बनाते हैं द्वितीय समीकरण, इसको फर्स्ट समीकरण। अब बात आती है कि अगर आवेश जितना बड़ा है और आवेश के जो मल्टीप्लाई किया है, 4 कूलाम आवेश था, 3 कूलाम आवेश था, गुणा कर दिया 4 × 12, तो ये गुणनफल के समानुपाती होगा फोर्स। जितना ज़्यादा आवेश, जितनी ही अधिक मात्रा में ज़्यादा क्वांटिटी में आवेश है, उतना ही ज़्यादा बल लगेगा, और जितनी दूरी बढ़ जाएगी बल क्या हो जाएगा, कम। बल क्या हो जाएगा, दूरी बढ़ने पर कम हो जाएगा। ठीक, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि चुंबक होता है नहीं होता चुंबक, तो चुंबक आपने देखा होगा, तो चुंबक में क्या होता है कि वो दूरी बढ़ने पर चुंबक की पावर क्या होती है, घटती है। लेकिन अगर दूरी हमने मान लो कुछ रखी है, तय कर दी दूरी, आवेश छोटा था, बल नहीं लग रहा, लेकिन क्या करें, आवेश की क्वांटिटी बढ़ाते जाएं तो खूब ज़्यादा बढ़ा दें, बहुत अधिक बढ़ा दें तो बल लग सकता है और लगेगा। मान लो अगर बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखा है, या एक टाइम के बाद वैसे भी लगेगा। अगर बहुत बड़ा, मान लो हम कह रहे हैं मंगल ग्रह पर रखा है, तो पृथ्वी के इतना बड़ा आवेश बना लिया, ठीक, तो ये बात आती है वहाँ। जितना बड़ा आवेश तो बल तो ज़्यादा होगा, लेकिन दूरी की भी बात आती है कि अगर बहुत बड़ा आवेश है और दूरी ज़्यादा है तो काम नहीं कर पाएगा। मतलब दूरी भी कुछ एवरेज एक होनी चाहिए, आवेश का मल्टीप्लिकेशन जितना ज़्यादा उतना अच्छा। तो ये दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R², मतलब समानुपाती Q1 Q2 के, व्युत्क्रमानुपाती R² के। प्रोपोर्शनल का जो ये सिंबल है ये हटेगा, मतलब नियतांक ये हट जाएगा, समानुपाती हटेगा तो एक नियतांक लगेगा, समानुपाती हटेगा तो नियतांक आएगा। तो नियतांक हम यहाँ पर मानते हैं C। अक्सर आप बुक में देखेंगे कि वहाँ माना गया है K। क्या माना गया वहाँ, K, और K वहाँ पर बनाया उन्होंने स्मॉल k बनाया। क्या बनाया है, स्मॉल k बनाया है। लेकिन जब आगे बात आती है परावैद्युतांक की, तो वहाँ पर उन्होंने कैपिटल के माना है। तो बच्चों को ज़्यादातर अक्सर कन्फ्यूज़न होती है कि यहाँ भी K था, यहाँ भी K था, एक हमने K का मान रख भी दिया फिर भी K आया है। तो हम जो बात करते हैं कि इस तरीके का कोई नोटेशन माना है, हमने माना है C यहाँ पर कांस्टेंट के लिए, नियतांक के लिए, जिससे कि हम इस कन्फ्यूज़न से बच सकें। बाकी अगर आपकी बुक में जैसा है, आप एज योर विश, आप उसको मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर C क्या है, जहाँ हम लिख देंगे, जहाँ C एक नियतांक है, जिसको समानुपाती नियतांक कहते हैं। अब इसको हम जो है अगर चाहें फ्रॉम, या लिख सकते हैं वेयर C इज़ द कांस्टेंट, जिसको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कह सकते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ठीक, वेयर C इज़ द कांस्टेंट। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं कि C कांस्टेंट तो है, लेकिन C की कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, C की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। वो C की वैल्यू हम कांस्टेंट, ये क्योंकि जब भी कोई कांस्टेंट होता है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। अभी हम बात करेंगे बहुत एक मेजर टॉपिक पर, इस पर कूलाम के नियम में, क्योंकि हम लोग बहुत स्पीड में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ना ही बढ़ेंगे, क्योंकि जो बेसिक है उस पर बहुत स्पीड में आगे नहीं बढ़ेंगे। बाकी जो बेसिक नहीं है, जो आगे इस्तेमाल नहीं होने वाला है, आप कितनी ही स्पीड में बढ़िए उस पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो हम बात करते हैं
कि जहाँ पर c का मान क्या है, c का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर बच्चों को दिक्कत आती है कि कुछ बुक में यहाँ के परावैद्युत को साथ में चलाया है, कुछ बुक में साथ में नहीं चलाया है। तो वो आपकी इच्छा है कि आप मान लिए साथ में वो आप चला रहे हैं तो आप मानेंगे कि वो माध्यम में है। वो कहाँ है, माध्यम में, निर्वात में नहीं है। तो आप अगर इसको मान लेते हैं तो यहाँ पर के हम मान रहे हैं, जिसको क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। इसको क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। ये है जो है विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। तो सी की वैल्यू ये है। अब हम सी की वैल्यू पुट कर देंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। दिस इज द इक्वेशन थर्ड। Putting the value of C in equation third, putting the value of C in the equation third, equation third, ठीक, थर्ड लिख सकते हैं इसको। अब इसमें हम यहाँ पर कहेंगे C का मान समीकरण 3 में रखने पर, C का मान समीकरण 3 में रखने पर तो रख देंगे तो क्या आएगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये मान आता है यहाँ पर। ये मेन फार्मूला है, मेजर फार्मूला, मेन सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये। अगर हम मान लें कि K बराबर जो परावैद्युतांक का मान है वो कितना हो जाए, 1, निर्वात के लिए कितना होता है 1, कोई मीडियम है ही नहीं, निर्वात है, क्या है, वैक्यूम है, क्या है, वैक्यूम, कोई मीडियम नहीं है, कुछ भी उसके बीच में नहीं रखा है, दोनों आवेशों के बीच में कुछ भी नहीं रखा है, मान रहे वैक्यूम है, निर्वात है, खाली है। तो K का मान K बराबर 1 रखने पर तो यहाँ पर लाइन लिख सकते हैं, निर्वात के लिए, फॉर द वैक्यूम, निर्वात के लिए K का मान 1 रखने पर, क्या रखने पर, के लिए K बराबर 1 लिख सकते हैं, K बराबर 1 रखने पर ये लिख सकते हैं, ठीक। इसको मिटा देते हैं यहाँ पर, निर्वात के लिए K बराबर 1 रखने पर, क्योंकि निर्वात है वहाँ पर कोई जगह नहीं है, जो उसका मान ही नहीं है K का, तो हटाइए। तो F बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक। ये आया पर एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12, ये मान निकल के यहाँ पर आता है, इंटू 10 की पावर माइनस का 12 मान निकल के आता है, ठीक। और पूरा का पूरा जो ये लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान आता है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9। ये मैथमेटिकल वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर आप पाई का मान रखेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे तो इतना मान ये निकल के लगभग में आता है, ठीक। तो इसको, इस मान को, ये जो मैथमेटिकल वैल्यू है, इसको अगर हम फार्मूले में रख दें तो एक गणितीय रूप मैथमेटिकल फार्मूला मिल जाएगा, जिसको हम कहेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये फार्मूले का यूज़ तब है जब Q1 Q2 की मात्रा पता है हमको, R स्क्वायर R का मान पता है, तो ये मैथमेटिकल वैल्यू से गुणा करके मल्टीप्लाई करके का मान निकाल लेते हैं, ठीक। तो ये फार्मूला हुआ। फिर आगे बात करते हैं हम लोग वेक्टर रूप की। किसकी बात करते हैं, वेक्टर रूप की। वेक्टर रूप वैसे तो बहुत बड़े तरीके से है, ठीक। अगर आप कहेंगे तो हम उस तरीके से समझा देंगे। वेक्टर रूप मतलब वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप इसको कहते हैं, वेक्टर फॉर्म। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम क्या है आजकल की पता ही नहीं चलता है कि कौन हिंदी मीडियम है कौन इंग्लिश मीडियम। अब सदिश रूप इसको कहते हैं, लेकिन अक्सर लिखा होता है या पढ़ाया जाता है वेक्टर, तो इसको सदिश भी कहते हैं वेक्टर को। तो आप पता रखिएगा, हिंदी में आया तो आप देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में दोनों में पेपर आता है पहली बात तो ये। तो अगर F पर हम क्या लगाएंगे, वेक्टर लगाएंगे। F वेक्टर बराबर आएगा 1 अपॉन, वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 ये Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक। और इसको लिखेंगे R कैप, इंटू में क्या लिखें, R कैप। R कैप को हम कहते हैं एकांक सदिश। क्या कहते हैं, एकांक सदिश, यानी यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो R कैप का मान जो होता है, R कैप की जो वैल्यू होती है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। R कैप की वैल्यू क्या होती है, R वेक्टर अपॉन में R। अच्छा, R वेक्टर अपॉन में R नहीं होती बल्कि मॉड R होती। क्या होती, मॉड लगाते हैं, इस तरीके से डंडे लगाते मॉड, वो वैल्यू प्लस ही के देगा। लेकिन हम यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है। तो लिखेंगे F वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ये Q1 ये Q2 अपॉन में R स्क्वायर था, और ये यहाँ पर रखा हमने R वेक्टर अपॉन में ये R रखा और ये स्क्वायर था, तो R की पावर कितनी हुई, R की पावर 3 हो गई। तो R की पावर जो ये 3 हुई है, इसको थोड़ा सा हम आपको यहाँ लिख के दिखा रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि किधर से शुरू हुआ था। एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ये Q2 अपॉन में R क्यूब और ये इनटू में R वेक्टर। वो एकांक सदिश है R कैप, जिस पर कैप बना है वो एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर है। यूनिट का मतलब इकाई, इकाई जब भी क्या है भाई, इकाई अगर किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या असर पड़ेगा, कुछ असर नहीं पड़ेगा उस पर। सदिश रूप यानी वेक्टर फॉर्म वो फॉर्म होती है कि जिसके पास परिमाण भी है, मैग्नीट्यूड भी है, और क्या है उसके पास डायरेक्शन भी, दिशा भी, तो उसको हम मानते हैं कि वो क्या है, सदिश है यानी वेक्टर है। और जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी परिमाण होता है तो क्या मानते हैं उसको, अदिश राशि मानते हैं, ठीक, स्केलर फॉर्म मानते हैं। तो सदिश रूप का मतलब है कि डायरेक्शन भी है और उसके पास परिमाण भी है, दिशा भी है, परिमाण भी है, तो इसके पास दिशा भी थी, परिमाण कुछ ना कुछ बल का मान तो होगा ही। तो ये हमने देख लिया कि वेक्टर रूप देखा, कूलाम का नियम देखा, इतनी चीज़ें यहाँ पर देख लिया। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर ये भी बात कर लेते हैं कि मात्रक तथा विमा, क्या बात कर लेते हैं, मात्रक यानी यूनिट, मात्रक यानी यूनिट। अब यूनिट यानी मात्रक और तथा विमा भी साथ में ही में बात करेंगे, किसकी, एप्सिलॉन नॉट की निकालते हैं, क्योंकि बल की तो पता ही होती है, बल की विमा तो हमको पता ही होती, बल का मात्रक पता है, बल का मात्रक है न्यूटन, बल की विमा है mLT-2। तो हम यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को इधर लाएंगे और इसको इधर भेज देंगे, तो आएगा 1/4 पाई, ये एप्सिलॉन नॉट की जगह आया F, और ये आया Q1, ये आया Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इस वाले फार्मूले से करेंगे, जो मेन हमारा फार्मूला ये वाला फार्मूला था, इस वाले फार्मूले से वो चीज़ निकालेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बराबर में लिखेंगे 1/4 पाई, तो कांस्टेंट चीज़ है तो हटाएंगे, इसकी विमा होती है mLT-2, mLT-2 कहाँ से आई, तो उसके लिए कहाँ से आई के लिए बात करते हैं हम, ठीक। आप इतना स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, आप नोट करना चाहें नोट कर दें, हम फिर साइड में लिखते हैं, ठीक। F का फार्मूला होता है बराबर MA फार्मूला होता है, इसको अगर तोड़ दें तो MA को तोड़ दें V/T में, और V को तोड़ दें, हम मान लिया इसको S/T और T 2T, S डिस्टेंस मान रहे हैं या D मान लेते हैं, यहाँ पर D मान लेते हैं, क्या मानते हैं, D मान लेते हैं, D जो भी आप मानिए। M को हम लिखते हैं, M की विमा लिखते हैं कैपिटल M, D को हम लिख सकते हैं, D डिस्टेंस है यानी लेंथ से L लिखा, T की पावर ऊपर लेकर गए तो -2, तो बल की विमा निकल गया mLT-2 निकल गया। इस तरीके से आप विमा निकालना सीख लीजिएगा। अगर आपको नहीं आता विमा निकालना तो हम बता देंगे, आप कमेंट करिए, हम विमा निकालना बता देंगे, एक अलग लेक्चर रिकॉर्ड कर देंगे विमा का, ठीक है। तो बात आती है कि ये विमा mLT-2 किसकी हुई, उसकी हुई mLT-2 बल की, फोर्स की। कूलाम की हमने उस वक्त विमा भूल गए थे उस समय बताना आपको, तो कूलाम क्यों बराबर फार्मूला होता I/T, क्या होता I × T, I की होती A, इसकी होती सेकंड, तो एम्पियर सेकंड इसका क्या हुआ, मात्रक। अब इसकी विमा में भी यही लिखते हैं, A ही लिखते हैं, A, और सेकंड की क्या लिखते हैं, T, AT। तो कूलाम की विमा याद रखिएगा आप, क्या होती है, AT, क्या होती है, AT। मोदी जी कहते हैं AT पढ़ाओ AT बचाओ, बेटी कहते हैं हम AT कहते हैं यहाँ पर, ठीक। तो AT हम कोड वो बनाया हमने इस वजह से जिससे याद रहे। तो कूलाम की विमा क्या है, AT पढ़ाओ AT बचाओ, AT बचाना यहाँ पर, तो AT, तो क्या हुआ, दोनों AT हम यहाँ पर लिख देंगे, तो ये आया AT, ये भी क्या आया AT, और यहाँ पर R स्क्वायर यानी R क्या है, दूरी है, दूरी यानी लेंथ है, तो लेंथ का L लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि पावर 2 है तो लिख दिया 2 पावर, ठीक। तो इसको एक साथ लिखेंगे, M को ऊपर लेकर गए तो M-1, L को लेकर गए तो 1L 2L कितने L हुए, 3L, M-1 L-3, ठीक। फिर बात आती है कि ये A कितना हुआ, A स्क्वायर हुआ, A की पावर 2, T -2 ऊपर गया, T की पावर कितनी हुई, T की पावर 4, M-1 L-3 A2 T की पावर 4। आप चेक कर लीजिएगा फिर से, ये विमा निकल के आई है। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, डायमेंशन यानी विमा निकालते हैं। तो ये मात्रक निकाल रहे थे, हमने निकाल क्या दी, विमा निकाल दी। तो मात्रक भी साइड में हम यहीं पर लिख लेते हैं, ठीक। तो ये विमा निकल आई, मतलब डायमेंशन यानी विमा निकली है, ये विमा यानी डायमेंशन निकली है, विमा डायमेंशन, ठीक, डायमेंशन निकली है ये। तो अगर फार्मूला देखेंगे तो इसका मात्रक देख लें, यहीं पर आगे देख लेते हैं, ये विमा निकल गई। एप्सिलॉन नॉट बराबर
एफ का क्या होता है न्यूटन, एफ का क्या होता है न्यूटन, और कूलाम इसका होता है कूलाम, इसका होता है कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर अपॉन में दूरी का होता है मीटर स्क्वायर, तो मात्रक क्या है कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये मात्रक इसका आ गया। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किसका मात्रक है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, बल का मात्रक तो पता ही है न्यूटन है। ठीक, तो हमने एप्सिलॉन नॉट का मात्रक देख लिया, हमने एप्सिलॉन नॉट की विमा देख लिया, कूलाम की विमा देख लिया, बल की विमा किस तरीके से आई थी, किस प्रकार से आई थी, ये सब चीज़ें हमने देख ली। पूरा कूलाम के नियम को सॉल्व कर दिया, कूलाम का ये प्रूफ है, वेक्टर रूप देखा, सब देखा। एक मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से हमने देखा है। अगर आप चाहेंगे बहुत लॉन्ग फॉर्म में तो वो कर देंगे, लेकिन वो आप ना याद रख पाएँ तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसकी भाषा अगर हम बात करें तो भाषा इसकी क्या होती है, कूलाम के नियम की भाषा होती है किसी दो स्थिर बिंदु, क्या हैं कोई दो हैं, क्या हैं स्थिर हैं रुके हुए हैं, किसी दो, हम याद कराते हैं अभी ही याद करवाते हैं आपको तुरंत के तुरंत, किसी दो स्थिर बिंदु आवेश, ये क्या है आवेशों के बीच लगने वाला बल, किसी दो स्थिर बिंदु आवेश स्थिर हैं रुके हुए हैं, किसी दो, हमने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब स्थिर विद्युत की मतलब स्थिर चार्ज की बात करेंगे, रुके हुए चार्ज की बात करेंगे, आवेश की बात करेंगे, तो कूलाम Q1 Q2, किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं, किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण प्रतिकर्षण कर सकते हैं आप अगर चाहें। ठीक, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण, खींचने वाला या ढकेलने वाला, दोनों बल लगेंगे ना, तो आकर्षण प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपको भाषा इस तरीके से आपने याद मतलब कर लीजिएगा आप, और आप लिख लीजिएगा। ठीक, एक अगर इंग्लिश में हम बात करें तो बात आती है अकॉर्डिंग टू द कूलाम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज, किसके बीच दो आवेश हैं, क्या हैं बताइए भाई, क्या हैं दो आवेश है ना, अकॉर्डिंग टू कूलाम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज is directly proportional to the product of the magnitude of both the charge and इन्वर्सली उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या कह रहे थे वहाँ, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों आवेशों के बिटवीन देम, उन दोनों आवेशों के होता है। ठीक, तो आप लैंग्वेज याद कर लीजिएगा। ठीक, समझ गए ना आप, क्लियर। तो इस तरीके से लैंग्वेज आप याद कर लीजिएगा, हिंदी मीडियम वाले हिंदी, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में याद कर लीजिएगा। ये कूलाम का नियम था, कूलाम का प्रूफ था। अगर जो भी ये समझ में आया है बताइए, जो नहीं समझ में आया बताइए, जो कमी है वो बताइए, जो अच्छा आपको लगा वो आप बताइए। इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे और ये सफ़र चलता रहेगा।